राशि का हाथ पकड़कर ईशान मालिनी के सामने खड़े हो गया और बोला, आप सोच रही होंगी कि राशि यहाँ पर कैसे आई है ना? उद्धरण चिन्ह। ईशान का सवाल सुनकर मालिनी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। तभी ईशान के ऑर्डर्स पर वहां आदित्य के बॉडीगार्ड्स नेहा और उस आदमी को पकड़कर वहां पर ले आए। वो आदमी शादी का जोड़ा पहने था और नेहा बिल्कुल राशि की तरह ही शादी का जोड़ा पहने थी। ये देखकर वहां मौजूद सारे हैरान रह गए। शीतल जी ने हैरानी में पूछा, ईशान बेटा, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। ईशान ने बताना शुरू किया, सब बताता हूँ दादी माँ। दरअसल कल खन्ना अंकल के जाने के बाद मिसेस मालिनी और नेहा ने मिलकर राशि को इस आदमी को 50 लाख में बेच दिया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही शीतल जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। आखिर उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मल्होत्रा खानदान की होने वाली बहू के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश करने की। मालिनी और नेहा का सिर झुक गया था। ईशान ने फिर से कहा, अगर आप सबको मेरी बातों पर यकीन न हो तो आप इस आदमी से पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने ईशान की बातों पर हामी भर दी। शीतल जी अपने गुस्से पर काबू न रख पाई और मालिनी, नेहा दोनों के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मिस्टर खन्ना भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और दोनों के दूसरे गालों पर थप्पड़ जड़ते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम दोनों? शर्म नाम की चीज जरा भी नहीं है तुम दोनों के अंदर। हिम्मत कैसे की मेरी ही नाक के नीचे मेरी ही बेटी के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना ने अपनी आग उगलती आंखों से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा केस फाइल करूंगा कि तुम्हारी आधी जिंदगी भी जेल में गुजरे। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा मिसेस मालिनी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, आपको शर्म नहीं आई एक औरत होते हुए दूसरी औरत का सौदा करने की? आप दोनों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना ने काफी गुस्से में कहा, ईशान बेटा, पुलिस को बुलाओ, अब वो ही इन दोनों का हिसाब किताब करेगी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने ये कहा, नेहा और मालिनी मिस्टर खन्ना के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। ईशान ने मिस्टर खन्ना को समझाते हुए कहा, डोंट वरी अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी नेहा की शादी इस आदमी से करवा दी गई है, उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना ने कुछ सोचकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, और मालिनी की सजा भी मैंने सोच ली है, अब मैं उसे डाइवोर्स दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मिस्टर खन्ना ने ऐसा कहा, मालिनी की तो जैसा दुनिया ही थम गई। अब उसके शौक कैसे पूरे होंगे? हर महीने जो वो शॉपिंग पर लाखों उड़ाया करती थी, वो सब कैसे होगा? मिस्टर खन्ना ने सख्त होकर कहा, तैयार हो जाओ मालिनी, हम कल ही तलाक लेंगे, एंड इट्स माय फाइनल डिसीजन। अब मालिनी और नेहा के पास कुछ नहीं बचा था। अपनी घटिया हरकतों की वजह से उन्होंने अपना कब्र खुद ही खोदा था। मिस्टर खन्ना राशि के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। हो सके तो हमने इस बदनसीब बाप को माफ कर देना। अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे पति को सौंपता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना ने राशि का एक हाथ पकड़कर उसे ईशान के हाथों में रखते हुए कहा, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, इसका ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। ईशान मिस्टर खन्ना की तरफ देखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। उद्धरण चिन्ह। करीब 1 घंटे बाद राशि ईशान के सजे कमरे में खड़ी थी। उसके चेहरे पर काफी शांत एक्सप्रेशंस थे। वो सोच रही थी कि अगर ईशान ने उसे वक्त पर बचाया न होता तो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती। उस दिन जब उस आदमी ने राशि को खरीद लिया और जब वह अपनी कार से वहां से निकल रहा था, तब बीच रास्ते में ही ईशान और उसके बॉडीगार्ड्स ने राशि को उसकी कैद से आजाद कर लिया था। ईशान की निगाहें हर वक्त राशि पर ही थी, इस वजह से उसे इस बारे में भी पता चल चुका था। उसने राशि को तो बचा लिया, साथ ही उस आदमी को भी कैद कर लिया। नेहा को उसके किए की सजा देने के लिए उसने उसी आदमी की शादी उससे करवा दी। राशि ये सब सोच ही रही थी कि तभी ईशान वहां पर एंटर हुआ। अपने हाथों में दूध का ग्लास लिए वह अंदर आया। ग्लास साइड टेबल पर रखकर वह राशि के सामने जाकर खड़ा हो गया। लाल रंग की शादी के जोड़े में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे रंग पर ये लहंगा काफी सूट कर रहा था। वह राशि के खूबसूरत चेहरे का दीदार कर ही रहा था कि अचानक वह रो पड़ी। ईशान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तो उसने राशि के आंसू पोंछ लिए और उससे पूछा, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। राशि ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और कहा, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो घटिया आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देता। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, शश, शांत हो जाओ, पहली बात तो कुछ बुरा नहीं होता। मेरी निगाहें हर वक्त तुम पर थी। मुझे पहले ही पता था नेहा और मालिनी हमारी शादी को इतना स्मूथली होने नहीं देंगी, इसलिए मैं सारी तैयारी करके बैठा था। उद्धरण चिन्ह। राशि ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वह बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। नेहा और मालिनी की उस घटिया हरकत से वह वाकई में डर चुकी थी। उसे शांत देखकर ईशान ने धीरे धीरे उसकी सारी ज्वेलरीज रिमूव कर दी। अब वह सिर्फ मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर के साथ उसके सामने थी। ईशान ने उसके लाल चूड़े तक हटा दिए थे ताकि वह आराम से रेस्ट कर पाए। उसने राशि के गालों पर प्यार से किस करते हुए कहा, जाओ, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, ये लहंगा काफी भारी लगता है। उद्धरण चिन्ह। राशि ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उसका मूड लाइट करने के लिए ईशान ने उसे टीज करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। उद्धरण चिन्ह। राशि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, आपकी मदद करने का मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह जल्दी से क्लोजेट रूम में चली जाती है, जहाँ ईशान ने ऑलरेडी राशि के कपड़े, उसका सारा सामान खन्ना हाउस से मंगवा कर वही सेट करवा दिया था। वाकई में वही केयरिंग हस्बैंड था। वो हर मामले में राशि का ख्याल रखता था। ईशान भी अपने कपड़े चेंज कर चुका था। वह व्हाइट कलर के शर्ट और ब्लैक पैंट में था। जब राशि बाहर निकली तो वह उसे देखता रह गया। लाइट पिंक कलर की प्रिंसेस नाइट गाउन में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी परी की तरह। उसके मेकअप रिमूव हो चुके थे, इस वजह से उसका खूबसूरत फ्रेश चेहरा सामने था। ईशान उसके करीब आया और उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। वह अपने एक हाथ से राशि के मुलायम गालों को सहलाने लगा। वही ईशान के चेहरे की तरफ एकटक देखते हुए बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? उद्धरण चिन्ह। ईशान उसे निहारते हुए बोला, एक मिनट, जरा ठीक से खुद को देखने दो मुझे। सच कहूं तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब वह यहाँ ईशान के साथ मल्होत्रा पैलेस में आराम से रह सकती थी। मालिनी और नेहा उसे कभी परेशान नहीं करेगी, बल्कि अब तो उसे ईशान का प्यार मिलने वाला था। वह राशि की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके दोनों गालों को प्यार से चूम लेता है। राशि की निगाहें शर्म से झुक जाती है। ऐसे में वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ईशान उसके चांद से चेहरे को निहारते हुए बोला, तुम अगर इस तरह शर्माओगी तो मैं अपने दिल पर काबू कैसे रख पाऊंगा? ईशान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। राशि उसे हल्का धक्का देकर बैग की तरफ आ जाती है। वैसे तो उसे और ईशान को रिलेशनशिप में रहे हुए काफी वक्त हो गए थे, पर फिर भी आज उसे ईशान से काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो उससे पहली बार मिल रही थी। उसे अपनी तरफ आता देख राशि जल्दी से बैग पर लेट जाती है और ईशान की तरफ पीट करके जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। उसकी इस हरकत पर ईशान को बहुत हंसी आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी मासूम बीवी को थोड़ा परेशान किया जाए, क्योंकि राशि अपने चिड़े हुए चेहरे के साथ कुछ ज्यादा ही प्यारी लगती थी। ईशान इसे कैसे मिस कर सकता था? वह थोड़ी देर तो शांत रहकर उसकी हरकतों को देख रहा था। फिर वह अचानक से थोड़ा सीरियस होकर बोला, शादी की पहली रात को तुम इस तरह अपने पति का वेलकम करोगी?
हम उद्धरण चिन्ह। ईशान की ऐसी बातें सुनकर राशि के कान खड़े हो गए। वह जब मुड़कर उसकी तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ईशान उसे कुछ नाराज सा दिखाई दे रहा था। वह अपने मन में बोली, अब इन्हें क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। वह बेड पर उठ बैठी और ईशान की तरफ देखते हुए बोली, आपको अचानक क्या हो गया? अभी तो ठीक लग रहे थे। उद्धरण चिन्ह। ईशान नाराजगी भरे टोन में बोला, क्या ठीक लग रहे थे वाइफी? तुमने तो हमारी ही वेडिंग नाइट में मुझे बुरी तरह इग्नोर करके मेरी बेइज्जती कर डाली। कोई अपने पति के साथ ऐसा करता है क्या? उद्धरण चिन्ह। राशि काफी कंफ्यूजन में बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ भी किया है जो आपके लिए इंसल्टिंग हो। उद्धरण चिन्ह। ईशान को ये देखकर मजा आ रहा था कि राशि उसकी बातों को सीरियसली ले रही थी। वह फिर से सख्त होकर बोला, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों से राशि ऑफेंड होती नजर आई। उसने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ईशान? किसने कहा मुझे आपकी परवाह नहीं है? अगर मैं आपकी परवाह नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी? उद्धरण चिन्ह। ईशान ने राशि के गुस्से को और भड़काने के लिहाज से कहा, हम क्या तुम सच कह रही हो? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सच कहूं तो तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। क्या कभी तुमने ये सोचने की कोशिश की कि मुझे क्या पसंद है? नहीं ना, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हें मेरी परवाह है? हम उद्धरण चिन्ह। राशि को लगा कि शायद ईशान उससे शादी करके खुश नहीं है, तभी तो बिना बात का बतंगड़ बना रहा है। उसने सुन रखा था कि अगर पति बिना बात के भी बहस करने लग जाए तो समझो उसे तुम पसंद नहीं हो। शायद वह किसी दूसरी औरत को चाहता है, तुमसे छुटकारा पाना चाहता है, बस इसलिए ऐसे बहाने बनाता है। राशि को ये बात अपनी सिचुएशन पर फिट बैठ रही थी। ईशान की बातें सुनकर उसे लगने लगा शायद ये बात सच हो सकती है। कहीं उसे राशि की बहन ही तो पसंद नहीं आ गई, क्योंकि वह राशि से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न थी। राशि को खुद में ही सोचता देखकर ईशान को काफी मजा आ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि राशि अब किसी भी पल उस पर गुस्से से भड़कने वाली है, पर उसने ईशान की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उससे नजरें फेर ली और बेड पर उसकी तरफ पीट करके लेट गई। उसके इस रिएक्शन से ईशान हैरान रह गया। क्या उसे इस वक्त ईशान पर भड़कना नहीं चाहिए था? आखिर उसने राशि को गुस्सा दिलाया था, पर इसके उलट वो कुछ और ही कर रही थी। ईशान उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, राशि वाइफी क्या हुआ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। राशि ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में ईशान का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। उसके इस रिएक्शन पर ईशान हैरान रह गया। उसने दोबारा कोशिश की तो राशि ने दोबारा उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे, अब तो आपकी मेरी जरूरत नहीं रही ना, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि की बातें सुनकर हैरान रह गया। वो क्या बात कर रही थी? ये ईशान के सिर के ऊपर से जा रहा था। तभी उसने राशि के चेहरे पर गौर किया। वो रो रही थी। ये देखकर ईशान को गिल्टी फील हुआ। उसने राशि को अपनी तरफ पलटा तो देखा कि वह सचमुच में रो रही है। वह राशि के आंसू पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, पर तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। राशि ईशान का हाथ झटकते हुए गुस्से में बोली, अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? कर लेते नेहा दी के साथ, वो तो मुझसे ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न है ना। उद्धरण चिन्ह। राशि ने गुस्से में अपने आंसू पोंछते हुए बोली। ईशान हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उस नेहा से शादी क्यों करूंगा? वैसे भी तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं, तुम उससे लाख गुना ज्यादा बेटर हो। उद्धरण चिन्ह। ईशान समझ गया कि राशि को जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। वह राशि के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, बेबी मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें तंग करने के लिए। मुझे क्या पता था तुम इसे सीरियसली ले लोगी और न जाने क्या क्या सोच बैठोगी। उद्धरण चिन्ह। राशि ने एक बार फिर ईशान का हाथ गुस्से में झटक दिया और रोते हुए बोली, ऐसा घटिया मजाक कोई करता है क्या? वो भी अपनी नई नवेली बीवी से। आप बहुत बुरे हैं, आई हेट यू। उद्धरण चिन्ह। वह एक बार फिर ईशान से मुंह फेर लेती है और ब्लैंकेट सिर तक जा लेती है। इस वक्त उसे ईशान पर काफी गुस्सा आ रहा था। वह राशि की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। राशि छटपटाते हुए गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, मुझे और परेशान करने की कोशिश मत करो। उद्धरण चिन्ह। पर ईशान उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपनी बाहों में जकड़ा रहता है। ईशान उसे अपनी तरफ पलटते हुए काफी प्यार से बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। राशि ईशान के चेहरे की तरफ देखती है। वाकई में वह गिल्टी फील कर रहा था। उसे देखते हुए राशि की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह अपनी नम आवाज में बोली, अगर गलती से भी मेरी कहीं बात सच निकल जाती तो पता नहीं मैं कैसे जीती। अपने अलावा और किसी के साथ मैं आपको इमेजिन नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसके आंसू पोंछते हुए आहिस्ते से उसके माथे को प्यार से चूम कर बोला, तुम्हें इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आई एम ऑल योर्स। उद्धरण चिन्ह। राशि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, पर मुझे तंग करके आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसके लिए आपको सजा तो मिलनी ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कैसी सजा बेबी? उद्धरण चिन्ह। राशि उसकी बाहों से आजाद होते हुए उससे दूर चली जाती है और कहती है, आज की रात आपको मुझसे दूर ही सोना होगा, यही आपकी पनिशमेंट है। उद्धरण चिन्ह। राशि की बातें सुनकर ईशान की आंखें छोटी हो गई। वो राशि को घूरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह राशि को अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में छिपाकर उसके मासूम चेहरे को निहारते हुए बोला, तुम्हारी ये पनिशमेंट तो कभी पूरी होने से रही। वैसे भी इस दिन का इंतजार मैंने कब से किया था। वैसे अगर तुम अभी भी नाराज हो तो मेरे पास तुम्हें मनाने के और भी तरीके हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह राशि की तरफ इंटेंस भरी निगाहों से देखने लगा। वह समझ गई कि ईशान किस तरीके की बात कर रहा है। राशि उसे खुद से दूर करते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है मुझे मनाने की, इसमें भी फायदा तो आप ही का है। चलिए अब सो जाए, मुझे नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, अभी तो लड़ रही थी मुझसे, अब जब प्यार करने की बारी आई तो तुम्हें सोना है। दिस इज जस्ट नॉट फेयर वाइफी। उद्धरण चिन्ह। राशि स्माइल करते हुए बोली, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए बोला, अच्छा जी, अभी बताता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब था। उद्धरण चिन्ह। वह राशि के होठों की तरफ झुककर उसे किस करने ही वाला था कि उसने ईशान के होठों पर अपने हाथ रख दिए और उसे सामने वॉल क्लॉक की तरफ इशारा करते हुए कहा, रात के 12 बज रहे हैं, कल आपको ऑफिस भी जाना है और मुझे कॉलेज, इसलिए सो जाए। उद्धरण चिन्ह। ईशान ने बिल्कुल ना में सिर हिला दिया और कहा, किसने कहा कि रात के 12 बजे प्यार नहीं कर सकते? बेबी बस थोड़ा सा प्यार करूंगा तुम्हें, वैसे भी आज हमारी वेडिंग नाइट है, तुम अपने पति के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। उसकी इस हरकत पर राशि स्माइल करते हुए बोली, ठीक है ठीक है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आप। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई प्रॉमिस। उद्धरण चिन्ह। राशि की खूबसूरती न जाने कब से उसे अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी थी। अब तो वह चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पा रहा था। बिना देरी किए वह अपने होठों को राशि के होठों से जोड़ लेता है और उसे काफी शिद्दत से चूमने लगा। राशि इस किस के जरिए ईशान की बेकरारी महसूस कर सकती थी।
एक काफी लंबे और डीप किस के बाद ईशान राशि को रिलीज करता है। दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं, पर अब वह राशि को संभालने का मौका नहीं देना चाहता था। वह उसकी नेक पर आ गया और उसे भी काफी मदहोशी से चूमने लगा। उसे किस करते हुए वह धीरे से राशि के नाइट गाउन की नॉट खोल देता है और उसे राशि की बॉडी से अलग कर देता है। वह उसके कंधे, उसकी नेक और उसके सीने पर अपने होंठ फिरा रहा था। राशि की धड़कनें इस वक्त काफी तेजी से धड़क रही थी। वह चाहकर भी खुद को काबू में नहीं कर पा रही थी। उसे किस करते हुए ईशान बेकाबू होकर राशि की नाइट गाउन फाड़ देता है। राशि हैरान रह जाती है। अब वह पूरे होश में आ गई थी। वह अपने सीने को अपने हाथों से छिपाने लगी। ईशान काफी मदहोशी से राशि की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, बेबी प्लीज आज मत रोको। उद्धरण चिन्ह। वह राशि के दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर बेड पर पुश कर देता है। एक नजर ऊपर से नीचे तक राशि को निहारते हुए वह उसके कानों की तरफ झुककर धीरे से बोला, यू आर सो टेम्पटिंग माय लव। मन कर रहा है तुम्हें आज खा जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ईशान की रोमांटिक बातें सुनकर जैसे राशि होश में आई और अपनी आंखें खोलते हुए थोड़ा जोर से बोली, नहीं मुझे दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। उसके इस रिएक्शन पर ईशान हंस पड़ता है। वह वाकई में काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। ईशान उसके खुले पेट पर अपना सिर रख देता है और उस पर किसेस करने लगा। उसकी इस हरकत से राशि को काफी गुदगुदी महसूस हो रही थी। वह हंसते हुए बोली, ईशान प्लीज मत कीजिए, बहुत गुदगुदी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। पर ईशान उसकी एक नहीं सुनता और उसे किस करना जारी रखता है। जैसे ही वह अपने होंठ राशि के होंठों पर फिराता है, उसकी तो जैसे सांसें थम जाती है। वह राशि के होंठों के बिल्कुल करीब आकर बोला, बेबी आई प्रॉमिस तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। राशि उसकी आंखों में देखती रह गई। ईशान के कहे आगे के शब्दों ने उसकी धड़कनें काफी बढ़ा दी। जब उसने कहा, तो क्या मुझे आगे बढ़ने की परमिशन है? उद्धरण चिन्ह। कुछ सोचकर राशि ने हाँ में पलकें झपका दी। वो और ईशान एक दूसरे से प्यार करते थे। कभी न कभी तो ये उनके बीच होना ही था। इसलिए आज ही सही ईशान उसे किस करते हुए अपने कपड़े उतार कर राशि के बचे कुछ कपड़े भी उतार देता है। राशि को इस वक्त बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि वह ईशान के सामने बिना कपड़ों के थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ईशान ने मेन लाइट ऑफ करके छोटी सी लैंप जला दी। वह राशि के चेहरे की तरफ झुककर धीरे से बोला, अपनी आंखें खोलो मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। राशि ने ना में सिर हिला दिया, पर ईशान के इंसिस्ट करने पर वह अपनी आंखें खोल देती है। वह काफी प्यार भरी निगाहों से राशि को देख रहा था। वह राशि के गालों पर प्यार से चूमते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में ईशान ने एक झिझक महसूस कर ली थी। ये राशि के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि आज से पहले वो कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी। ईशान उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी था। ईशान राशि की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राशि ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ईशान उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तो फिर ये झिझक किस बात की? और हम दोनों के बीच कैसा पर्दा? उद्धरण चिन्ह। उसने काफी हद तक राशि की घबराहट को कम कर दिया था। अगले ही पल राशि को प्यार करते हुए दोनों एक हो जाते हैं। राशि के लिए यह पहली बार था, इसलिए उसे काफी दर्द होता है। उसकी दर्द भरी चीख के साथ आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ईशान को उसके दर्द का एहसास था। वह आहिस्ते से अपने होंठ राशि के होंठों पर टिकाकर उसे अपनी होंठों से राहत पहुंचाता है। राशि का ध्यान अब अपनी दर्द से हटकर ईशान की किस पर चला जाता है। काफी घंटों तक उसे प्यार करने के बाद ईशान उससे अलग होकर बगल में लेट जाता है। राशि काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए उसके छोड़ते ही नींद के आगोश में चली जाती है। उसके सोने के बाद ईशान राशि को देखता है। उसकी बॉडी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां ईशान की प्यार की निशानी मौजूद ना हो। वह आहिस्ते से और काफी प्यार से राशि को अपने सीने में छिपा लेता है और उसे ब्लैंकेट से काफी अच्छी तरह कवर कर देता है। ईशान के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी स्माइल थी। अब ये लड़की सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, जिसे वह हमेशा अपनी बाहों में छिपा कर रखना चाहता था। राशि के मासूम चेहरे को निहारते हुए वह भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह करीब सुबह 8 बजे राशि की आंख खुली। जैसे ही उसने उठकर बैठना चाहा, दर्द की एक तेज लहर उसकी बॉडी में तैर गई। वह काफी मुश्किल से उठकर बैठी। तभी ईशान अपने हाथों में ब्रेकफास्ट की ट्रे लिया वहां आया और उसे साइड में रखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह राशि के होंठों पर आहिस्ते से किस कर लेता है। वह राशि के बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राशि ने जैसे ही बेड से उठना चाहा, एक बार फिर एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकल गई। उसकी आह सुनकर ईशान जल्दी से उसके पास आया और उसे वापस से बेड पर बिठाते हुए कहा, आराम से, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। राशि ने एक नजर ईशान की तरफ गुर्राते हुए कहा, अपनी झूठी फिक्र का दिखावा मत कीजिए। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ज्यादा परेशान नहीं करने का कहा था, पर आपने तो मेरा पूरा शरीर तोड़कर रख दिया। आप बहुत बुरे हैं। उद्धरण चिन्ह। राशि की शिकायतें ईशान के चेहरे पर स्माइल ले आती है। वह उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं अगली बार से पूरा ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। राशि एक बार फिर उसे घूरते हुए बोली, अगर अगली बार से ऐसा कुछ किया तो मैं आपको तोड़ दूंगी, समझे? उद्धरण चिन्ह। राशि की धमकी सुनकर एक बार फिर ईशान स्माइल करने लगता है, क्योंकि वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह राशि के बगल में बैठ गया और उसे निहारते हुए बोला, वैसे मुझे हमेशा से लगता था कि तुम बहुत क्यूट हो, पर कल रात पता चला कि तुम कितनी हॉट और सेक्सी हो। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि को काफी शर्म आ गई। उसे कल रात की सारी बातें याद आ रही थी। ऊपर से ईशान की निगाहें राशि के पर थी। वह मन की मन उसे कोसते हुए बोली, ये ईशान भी ना एक नंबर के बेशरम इंसान है, मुझे तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ते। उद्धरण चिन्ह। राशि को शर्माता देख ईशान उसे टीज करते हुए बोला, हे स्वीट हार्ट, क्या तुम अभी भी शर्मा रही हो? पर मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। वैसे भी कल रात मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह देखा और महसूस भी किया है। उद्धरण चिन्ह। राशि ईशान के मुंह पर हाथ रखकर शर्माते हुए बोली, अब बस भी कीजिए, मैंने आपको कल रात की दास्तान सुनाने को नहीं कहा। भले ही आप में शर्म लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है, पर जरूरत नहीं कि बाकी सब भी आपकी तरह बेशर्म हो। उद्धरण चिन्ह। ईशान ने कहा, ऐसी बात है तो चलो तुम्हारी शर्म लिहाज को भी अभी खत्म कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह राशि का ब्लैंकेट खींचने लगता है, पर राशि उस पर अपनी पकड़ कस लेती है और ईशान को घूरते हुए बोली, मुझे परेशान करना बंद कीजिए, वैसे भी बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं कॉलेज कैसे जाऊंगी आज। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसे ब्लैंकेट सहित अपनी गोद में उठाते हुए बोला, इट्स ऑलराइट, अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो आज कॉलेज मत जाओ, मैं तुम्हारी लीव डाल देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राशि ईशान की गर्दन में अपने हाथ डालते हुए बोली, लीव डालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एक ही दिन की छुट्टी की बात है। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसे वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, एज यू विश। उद्धरण चिन्ह। वह उसे वॉशरूम में लाकर ब्लैंकेट रिमूव करता है और राशि को बाथटब में डाल देता है, जहां उसने राशि के अकॉर्डिंग ल्यूकवार्म टेंपरेचर सेट करके गर्म पानी भर दिया था। गर्म पानी की वजह से राशि को बहुत राहत मिल रही थी। बात लेकर वह जैसे ही अपने कमरे में आई, उसे आराध्या का कॉल आ गया। उसने कॉल पिक किया तो सामने से आराध्या बोली, क्या हुआ, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? उद्धरण चिन्ह। राशि ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम और नित्या दोनों चली जाओ।
कुछ सोचकर आराध्या बोली, ओह समझ गई, कल तुम्हारी वेडिंग नाइट थी, इसलिए आज तबीयत खराब तो होनी ही थी ना। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने उसे टीज करते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। राशि उसे डांटते हुए बोली, अब तुम भी शुरू हो गई। ईशान मुझे सुबह से परेशान करने में लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी ईशान उसे पीछे से हक कर लेता है और पीछे से ही उसके गालों पर प्यार से किस कर लेता है। आराध्या अभी भी कॉल पर थी, इसलिए उसे पता चल जाता है। वह राशि से बोली, शायद मैंने गलत टाइम पर कॉल कर लिया है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। राशि इस वक्त व्हाइट कलर के बाथरोब में थी। ईशान उसे अपनी तरफ पलटते हुए बोला, जाओ जाकर कपड़े पहन लो, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राशि की नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से उसे अभी भी थकावट महसूस हो रही थी। वही ईशान के सीने पर टिकते हुए लो साउंड में बोली, ईशान सच कहूँ तो मुझमें जरा भी ताकत नहीं बची है। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसे अपनी गोद में उठाकर क्लोजेट रूम में ले गया। अब राशि की शादी हो चुकी थी, इसलिए वह आज पहले दिन पर कोई साड़ी पहनना चाहती थी, पर ईशान ने उसे रोकते हुए कहा, साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ कंफर्टेबल सा पहन लो। उद्धरण चिन्ह। राशि ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशान ने उसके लिए ग्रीन और पिंक कलर की मिक्स से प्रिंटेड कुर्ती ड्रेस निकाल दी और राशि को कपड़े पहनाते हुए बोला, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इन भारी भारी साड़ियों में लदी रहो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो पहनो। वैसे भी मेरे लिए तुम अभी भी एक बच्ची हो। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वाकई में वह राशि को किसी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता और उसे पैम्पर करता था, इसलिए राशि को कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि वह 21 साल की है। राशि को लेकर वह बाहर आ गया। उसने राशि के बालों की ब्रेड बना दी। उसकी ये स्किल देखकर राशि हैरानी में बोली, आपने ये सब कहाँ से सीखा? उद्धरण चिन्ह। ईशान की बनाई ब्रेड काफी अच्छी लग रही थी, जैसे कि राशि ने खुद ये हेयर स्टाइल बनाई हो। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, बचपन में मैं ही नित्या के बाल बनाया करता था, इसलिए मुझे इन सब की प्रैक्टिस हो गई। उद्धरण चिन्ह। राशि एक स्माइल के साथ बोली, नित्या बहुत लकी है कि उसे आप और आदित्य भाई जैसे भाई मिले। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। ईशान ने सब कुछ राशि की पसंद का बनवाया था। ब्रेकफास्ट के बाद ईशान अपने ऑफिस के लिए निकल गया और राशि नीचे सबके साथ आ गई। आराध्या की वजह से पिछले कुछ दिनों से रेहान उसके साथ अपने अपार्टमेंट में रह रहा था। रेहान सब कुछ जानता था, पर फिर भी वह शांत था क्योंकि वह जानता था उसका भाई बिल्कुल ठीक कर रहा है। आज शाम को जब आराध्या वापस अपने अपार्टमेंट आई, रेहान अपने ऑफिस में था। आज कुछ इंपोर्टेंट मीटिंग्स थी, इस वजह से वह सीधे रात को आने वाला था। आराध्या उसके लिए परेशान ना हो इसलिए वह पहले ही उसे मैसेज कर चुका था। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद आराध्या ने कपड़े चेंज किए और किचन में जाकर दोनों के लिए खाना बनाने लगी। खाना बनाकर वह लिविंग एरिया के सोफे पर बैठकर उसका वेट करने लगी। तभी उसे डोरबेल बजने की आवाज आई। आराध्या को लगा कि ये रेहान होगा, शायद उसे सरप्राइज करने के लिए जल्दी घर आ गया होगा। यही सोचकर आराध्या काफी खुश हो गई और जैसे ही दरवाजा खुला, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था, क्योंकि सामने राकेश शेट्टी खड़ा था। जिस तरह से वह आराध्या को देख रहा था, आराध्या को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसने अपने डर को दबाते हुए नॉर्मल होकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान इस वक्त घर पर नहीं है, तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने जल्दी में जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा, राकेश शेट्टी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और अपार्टमेंट के अंदर आते हुए काफी शातिर एक्सप्रेशंस के साथ बोला, मैं रेहान से नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ बेबी। उद्धरण चिन्ह। आराध्या उसकी तरफ देखकर काफी गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? भले ही मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे कराना चाहते थे, पर अब मैं रेहान की वाइफ हूँ, ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। उद्धरण चिन्ह। राकेश शेट्टी एक लस्ट भरी स्माइल के साथ बोला, तो मैंने कब मना किया कि तुम रेहान की वाइफ नहीं हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल बिताने आया हूँ। रेहान को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आराध्या उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, देखो दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की गलती कभी मत करना वरना जल जाओगे। रेहान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। राकेश शेट्टी पर आराध्या की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया और आराध्या की तरफ बढ़ने लगा। उसने घबराहट में तुरंत रेहान को कॉल लगाया, पर फोन साइलेंट पर होने की वजह से उसने कॉल नहीं उठाया। राकेश शेट्टी आराध्या के बेहद पास आ गया था। वह उसे छू भी पाता उससे पहले वह उसे धक्का देकर किचन में आ गई और एक कोने में छिप गई। आराध्या ने घबराहट में 3-4 बार फिर से रेहान को कॉल किया। वह मन रोते हुए बोली, रेहान तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? प्लीज एक बार कॉल उठा लो, वरना तुम अपनी आराध्या को कभी नहीं देख पाओगे। उद्धरण चिन्ह। आराध्या की हलचल सुनकर राकेश शेट्टी उस तक पहुंच जाता है और गुस्से में उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, बहुत फड़फड़ाने का शौक है ना तुझे? आज मैं तेरे पर बेरहमी से काटूंगा। उद्धरण चिन्ह। आराध्या अपनी आंखों में आंसू लिए राकेश शेट्टी से गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वैसे भी तुम पहले से शादीशुदा हो, एक बीवी है तुम्हारी, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। उद्धरण चिन्ह। राकेश शेट्टी पर उसकी रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी इंसानी रूप में वह एक दरिंदा था जो मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता था। आज तक कितनी ही लड़कियों को उसने अपने बिस्तर पर लाया था। आराध्या खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में आधा किचन तहस नहस हो चुका था, पर राकेश शेट्टी की ताकत के सामने आराध्या कुछ भी नहीं थी। वह उसे घसीटते हुए लिविंग एरिया के सोफे पर ले आया और उसे वहां पटकते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। आराध्या ने छुटने की कोशिश की तो गुस्से में उसने उसके दोनों गालों पर थप्पड़ जड़ दिए। इस वजह से उसके होंठों के किनारे से खून भी आ गया। उसने आराध्या के ड्रेस की बाजुएं फाड़ दी थी और उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए थे। आराध्या मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने एक आखिरी बार रेहान को याद किया। तभी उस अपार्टमेंट का दरवाजा धाम से खुला। बाहर रेहान खड़ा था। जैसे ही उसकी निगाहें सामने आराध्या की हालत पर गई, वह गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन नहीं था आज अपने अपार्टमेंट आकर उसे कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। एक्चुअली उसे पता था कि रेहान को आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए वह आराध्या से मिलने आया था। वह रेहान और उसके रिश्ते के बारे में आराध्या से बात करना चाहता था। वह बताना चाहता था कि दोनों के बारे में उसे सब पता है, पर उसे लगा नहीं था कि आराध्या इतनी बड़ी मुसीबत में होगी। उसने काफी गुस्से में राकेश शेट्टी को खींचकर अपने सामने खड़ा करके उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुराना परिवार की बहू की इज्जत में हाथ डालने की? उद्धरण चिन्ह। रेहान काफी ज्यादा गुस्से में था और राकेश शेट्टी पर मुंह के बरसाए जा रहा था। वह राकेश शेट्टी को खुद को डिफेंड करने का मौका तक नहीं दे रहा था। आराध्या की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वह साइड में खड़ी हो गई। जब रेहान ने अपना फोन चेक किया तो उसमें आराध्या के करीब 20 मिस्ड कॉल्स थे। वह एकदम से घबरा गया। उसने तुरंत आराध्या को कॉल किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। राकेश शेट्टी ने आराध्या का फोन तोड़ दिया था। वह बिना देर किए ऑफिस से अपार्टमेंट के लिए निकल गया। 1 घंटे की दूरी उसने आधे घंटे से भी कम समय में तय कर लिया। अपार्टमेंट का दरवाजा खुला पाया तो उसकी जान निकल गई। जब वह अंदर गया तो सामने का नजारा देखकर वह शॉक रह गया। आराध्या की हालत और रेहान को राकेश शेट्टी को इस तरह मारते देख वह सारा माजरा समझ गया। वह दौड़कर आराध्या के पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया।
आराध्या जो इतनी देर से खुद को संभाले हुई थी, वह यकायक फफक फफक कर रो पड़ी। रेहान समझ गया कि आराध्या ने इसलिए उसे इतने सारे कॉल किए थे, पर उसने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। आज अगर आराध्या को कुछ हो जाता तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। रेहान उसे मार मार कर अधमरा कर चुका था। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहकर राकेश शेट्टी को वहां से ले जाने का ऑर्डर दिया। आराध्या की हालत, उसके फटे कपड़े देखकर रेहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपना ब्लेजर उतार कर आराध्या को पहना दिया। वह रोते हुए बोली, इतनी देर कर दी आने में। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार कॉल किया तुम्हें? अगर तुम्हारे भाई वक्त पर नहीं आते तो राकेश शेट्टी मेरी इज्जत छीनकर मुझे मार चुका होता। उद्धरण चिन्ह। रेहान गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, मैं उसकी जान ले लूंगा। रेहान के पास आया और गुस्से में एक करारा थप्पड़ अपने भाई के गाल पर जलते हुए बोला, इस तरह ख्याल रख रहे थे तुम अपनी बीवी का? उद्धरण चिन्ह। रेहान काफी हैरानी से रेहान की तरफ देखता है। वह एक और थप्पड़ रेहान को मारने जा रहा था कि आराध्या उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज भाई मत मारिए इसे। रेहान अपने हाथ वापस ले लेता है। रेहान आराध्या को कमरे में जाने के लिए कहता है और खुद सोफे पर रेहान के साथ वहां बैठ जाता है। वह रेहान की तरफ देखते हुए बोला, भाई आप? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने हामी भरते हुए कहा, मैं पहले से जानता था कि तुम और आराध्या दोनों ने शादी कर ली है। मैंने आराध्या के बारे में सब पता कर लिया है। तुम सही थे, आराध्या एक नेकदिल लड़की है। और एक बात जो तुम्हारा जानना जरूरी है, वो मिस्टर और मिसेस ग्रोवर की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रेहान काफी हैरानी से अपने भाई की तरफ देख रहा था। रेहान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आज आराध्या से तुम दोनों की शादी के बारे में बात करने यहाँ आ रहा था, पर काफी बार डोरबेल बजाने के बाद भी आराध्या ने दरवाजा नहीं खोला। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जब अंदर आया तो उद्धरण चिन्ह। रेहान अपने भाई के एक हाथ पकड़ते हुए बोला, थैंक यू सो मच भाई। आज आपने मेरी आराध्या को बचाकर मुझ पर एहसान किया है। उसे वक्त पर आकर बचाने के लिए थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, भूलो मत, वो अब खुराना परिवार की बहू है और मैं तुमसे इस बार बहुत नाराज हूँ। तुम्हें आराध्या का ख्याल रखना चाहिए था। आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रेहान बोला, कभी नहीं भाई, अब मैं कभी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ। प्लीज आप इन सब के बारे में मॉम डैड को मत बताना, वरना वो दोनों मुझे घर से निकाल देंगे। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने कहा, आराध्या का ख्याल रखो। कल उसे अपने साथ खुराना पैलेस ले आना। मॉम डैड उससे मिलना चाहते हैं। राकेश शेट्टी का क्या करना है ये तुम दोनों बाद में डिसाइड कर लेना। चलो अब मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आराध्या बेड पर सहमी हुई बैठी थी। उसे ऐसी हालत में देखकर एक बार फिर रेहान का पारा चढ़ गया। वह अब राकेश शेट्टी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी को हाथ लगाने की भी? वह आराध्या के बगल में बैठकर जैसे ही उसके बालों को सहलाने लगा, वह एक बार फिर रेहान के सीने से जा लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर फिर भी वह काफी शांत थी। रेहान उसके सिर पर प्यार से चूमते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, आने में देरी कर दी मैंने। उद्धरण चिन्ह। आराध्या उसके सीने से लगे हुए ही बोली, कहाँ थे तुम? मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। रेहान आराध्या को अपने सामने करके उसके आंसू साफ करते हुए बोला, आई प्रॉमिस, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी गलती से रेहान का हाथ आराध्या की चोट पर चला गया। आराध्या के मुंह से यकायक निकला, आहा। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसकी तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया। ब्लेजर हटाने के बाद रेहान ने उसके बिखरे बालों को एक तरफ कर दिया। आराध्या के गले पर राकेश शेट्टी के नुकीले दांतों के निशान थे। ये देखकर गुस्से में उसका चेहरा काफी सख्त हो गया। उसके माथे और हाथों की नसें उभर गईं। आराध्या अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। रेहान पहले उसे वॉशरूम ले जाता है और आराध्या के कपड़े हटाकर उसे अच्छी तरह नहलाता है। फिर एक सफेद टॉवेल उसकी बॉडी में लपेटकर उसे बेडरूम में वापस लाकर बेड पर बिठा देता है। फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट लेकर वो उसकी गर्दन और बाजुओं में लगा देता है, जहाँ पर चोट के निशान थे। वह आराध्या को कंधों से पकड़कर उसे ध्यान से देखते हुए बोला, उसने तुम्हें कहीं और तो चोट नहीं पहुंचाई ना? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने नामी सिर हिला दिया। रेहान उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, राकेश शेट्टी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। वह उसे बेड पर लिटाते हुए बोला, तुम अब रेस्ट करो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना बना देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने धीरे से कहा, मैंने बना दिया था, तुम बस उसे गर्म कर लो। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने हाँ कहा और आराध्या को सुलाते हुए किचन में आ गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस कमरे में आया तो देखा आराध्या की आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। उसका मासूम चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। रेहान समझ गया कि जरूर वो कोई बुरा सपना देख रही होगी और वो किस बारे में होगा ये सोचकर ही उसके चेहरे पर कठोर भाव आ गए। वह आराध्या के बगल में बैठ गया और उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूम लेता है। तभी अचानक आराध्या उसका हाथ पकड़ लेती है और नींद में ही कहती है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज, वरना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, आई प्रॉमिस। आराध्या को जगाने के बाद वह उसे डिनर करा देता है और खुद भी कर लेता है। फिर आराध्या को सुलाकर खुद भी उसके बगल में सोने लगता है। आज की घटना ने आराध्या को अंदर तक हिला कर रख दिया था, इसलिए बीच बीच में वह नींद में ही कांप उठती थी। रेहान को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अगर उसने लापरवाही न की होती तो आराध्या के साथ आज ये सब नहीं होता, पर अब उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आराध्या के साथ ऐसा कुछ दोबारा होने नहीं देगा। अगले दिन रेहान जब आराध्या को अपने साथ खुराना पैलेस लेकर गया तो वह थोड़ी नर्वस महसूस कर रही थी। पता नहीं रेहान के मॉम डैड उनकी शादी पर किस तरह रिएक्ट करने वाले थे, कहीं वो उसे गोल्ड डिगर तो नहीं समझेंगे। हालांकि उसने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया था। आराध्या के मन में इस वक्त से तो ख्याल आ रहे थे। उसे नर्वस देखकर रेहान अंदर एंटर होने से पहले आराध्या के करीब आया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? कुछ भी हो जाए पर तुम मेरी वाइफ हो, ये बात हमेशा याद रखना। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उसने आज रेड कलर की एक प्रिंटेड कुर्ती ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वे दोनों अंदर गए तो सामने खुराना पैलेस का बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लिविंग एरिया था। पैलेस की खूबसूरती देखकर आराध्या हैरान रह गई, क्योंकि इसकी एक कम्युनिटी तारीफ के काबिल थी। रेहान के मॉम डैड मिस्टर शेखर खुराना और मिसेस सारिका खुराना दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। सारिका जी ने बेहद ही एलिगेंट और कीमती गोल्डन कलर की साड़ी पहन रखी थी। यहाँ की हर एक चीज और रहन सहन देखकर आराध्या समझ सकती थी कि रेहान एक काफी रिच फैमिली को बिलोंग करता है। कहीं उसकी फैमिली ने उसे एक मिडिल क्लास लड़की करार देकर रेहान की जिंदगी से बेदखल कर दिया तो वह क्या करेगी।
शेखर जी और सारिका जी के बगल में विहान और ईशा बैठे थे। ईशा ने नेवी ब्लू कलर की एक स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो काफी गोर्जियस लग रही थी। रेहान आराध्या को लेकर उनके सामने आया। ईशा एक प्यारी स्माइल के साथ बोली, इस घर में तुम्हारा स्वागत है आराध्या। उद्धरण चिन्ह। बदले में आराध्या ने भी एक स्माइल पास कर दी। रेहान आराध्या का इंट्रोडक्शन अपने मॉम डैड से कराते हुए बोला, मॉम डैड, इससे मिलिए ये आराध्या है। उद्धरण चिन्ह। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उन्हें ग्रीट करे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस खुराना। गुड मॉर्निंग मिस्टर खुराना। उद्धरण चिन्ह। आराध्या की ग्रीटिंग सुनकर ईशा मन ही मन स्माइल करने लगी। वह समझ गई थी कि आराध्या नर्वस हो रही है। वहीं सारिका जी ने रेहान को डराते हुए कहा, हमने सुना है कि तुमने बिना बताए इस लड़की से शादी कर ली है। उद्धरण चिन्ह। सारिका जी के इस रिएक्शन पर रेहान हैरान रह गया। तो क्या इसका मतलब ये था कि उन्होंने आराध्या को अभी भी स्वीकार नहीं किया है? वहीं इस रिएक्शन के बाद तो आराध्या भी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। रेहान ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं मॉम? क्या विहान भाई ने आपको सब कुछ नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। सारिका जी ने झूठ मूठ की नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम अपने मुंह से हमें कुछ नहीं बताओगे? क्या इतने पराये हो गए हम तुम्हारे लिए? बोलो। उद्धरण चिन्ह। आराध्या को लगा कि कहीं उसकी वजह से रेहान और उसकी फैमिली के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसलिए वह बीच में आते हुए बोली, मिसेस खुराना, प्लीज आप अपने बेटे को माफ कर दीजिए। इसमें रेहान की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरी वजह से किया है। इसलिए अगर आप सजा देना चाहती हैं तो मुझे दीजिए, अपने बेटे को नहीं। उद्धरण चिन्ह। आराध्या का जवाब सुनकर शेखर जी और सारिका जी दोनों मन ही मन स्माइल करते हैं, पर चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी नॉर्मल थे। सारिका जी ने आराध्या की तरफ देखते हुए सख्त होने का नाटक करते हुए कहा, नाराज तो मैं हूँ और तुम्हें सजा भी जरूर मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें मेरे बेटे से दोबारा पूरे रीति रिवाज से शादी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। उनका जवाब सुनकर आराध्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वहां मौजूद सारे हंस पड़े। सारिका जी रेहान की तरफ देखकर बोली, नालायक, हमारी बहू का इंट्रोडक्शन तुम इस तरह कराने वाले थे। उद्धरण चिन्ह। रेहान अपनी मॉम को साइड से हक करते हुए बोला, मुझे तो आपने डरा ही दिया था, पर सच कह रहा हूँ मॉम, उस वक्त सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी, इस वजह से मुझे जल्दबाजी में आराध्या से शादी करनी पड़ी। उद्धरण चिन्ह। शेखर जी ने आराध्या को अपने पास बुलाया। वो उनके बगल में बैठ गई। शेखर जी ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, वो सब तो ठीक है बेटा, पर बाद में तुम हमें अपनी शादी के बारे में बता भी तो सकते थे ना। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने जवाब दिया, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था डैड, वरना मॉम का गुस्सा आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। उद्धरण चिन्ह। सारिका जी रेहान के कान मरोड़ देती है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है और कहता है, मॉम प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस हरकत पर विहान, ईशा, शेखर जी और आराध्या चारों हंस पड़ते हैं। आज खुराना पैलेस में काफी दिनों बाद पारिवारिक माहौल बना हुआ था। आराध्या शेखर जी और सारिका जी की तरफ देखते हुए बोली, अंकल, आंटी, मेरी वजह से आप सबको जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे डैड की वजह से आपको क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा था। इसके बावजूद आप मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाने को तैयार हो गए। उद्धरण चिन्ह। सारिका जी आराध्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। वैसे भी अब तुम मिस्टर और मिसेस ग्रोवर की बेटी नहीं बल्कि हमारी बहू हो। उनकी गलती की सजा तुम कभी नहीं भुगतोगी। विहान ने हमें सब कुछ बता दिया है, तुम फिक्र मत करो, अब से वो दोनों तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आज बरसों बाद आराध्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अपने माँ बाप से मिल गए हों। असल मायने में माँ बाप कैसे होते हैं ये शेखर जी और सारिका जी को देखकर अंदाजा लगा सकती थी। उनका प्यार देखकर आराध्या की आंखों में नमी बनाई। शेखर जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, क्या कोई परेशानी है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने अपने आंसू पोंछकर नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल, वो इतने सालों बाद मुझे आप दोनों की परवाह और केयर देखकर ऐसा लगा जैसे काश मेरे माँ बाप ने भी मुझे आप दोनों की तरह प्यार किया तो कितना अच्छा होता। आराध्या की बातें सुनकर सबको उसके लिए काफी बुरा लगा। वहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि मिस्टर और मिसेस ग्रोवर उसके असली माँ बाप नहीं थे सिवाय आराध्या के। ये सच्चाई बताकर कोई उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। असल में वो एक अनाथ बच्ची थी जिसे मिस्टर ग्रोवर के पिता के कहने पर उन्होंने उसे गोद लिया था। सारिका जी ने कहा, हमें अपने मॉम डैडी समझो बेटा, इस घर में जितना हक रेहान का है उतना हक तुम्हारा भी है। तुम हमारे लिए बिल्कुल हमारे रेहान की तरह ही हो। अब तैयार हो जाओ हमें मॉम डैड कहने के लिए, क्योंकि कल काफी धूमधाम से तुम्हारी और रेहान की शादी इस पैलेस में होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ये न्यूज सुनकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रेहान आराध्या की तरफ देखते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें हमारा घर दिखाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आराध्या उसके साथ चली गई। ईशा को बैठे बैठे वहाँ काफी वक्त हो चले थे, इसलिए विहान उसे कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। ईशा की प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू हो चुका था। अब हल्का हल्का उसका बेबी बम्प नजर आने लगा था। मल्होत्रा पैलेस। आज शीतल जी से मिलने कोई आया था। यह मिस्टर सुभाष शेखावत थे, जो वरुण जी के बिजनेस पार्टनर भी हुआ करते थे। वो अपने बेटे धीरज शेखावत के साथ वहाँ आए थे। दरअसल सुभाष शेखावत का पर्पस शीतल जी से उनकी पोती नित्या का हाथ अपने बेटे धीरज के लिए मांगने का था। धीरज अपने डैड के साथ बिजनेस संभालता था। दिखने में वह ठीक ठाक ही था, पर मानव की बराबरी नहीं कर सकता था। उम्र में भी वही यही कोई 27-28 साल का था। इस रिश्ते के पीछे भी सुभाष शेखावत का मकसद मल्होत्रा के साथ अपने बिजनेस रिलेशंस ठीक करने थे, ताकि भविष्य में अपने बिजनेस बढ़ाने में उन्हें आसानी हो। उसी वक्त मानव भी अपने किसी काम से आदित्य के पास आया हुआ था। इस वक्त सभी घर पर मौजूद थे। सुभाष शेखावत ने शीतल जी को ग्रीट किया। इस वक्त तीनों लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए थे। सुभाष शेखावत शीतल जी से बोले, आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिसेस मल्होत्रा। साथ ही ये जानकर काफी दुख भी हुआ कि वरुण जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी बोली, भगवान के सामने हम इंसानों की कभी जोड़ नहीं चली, शायद हमारे बेटे का साथ उन्होंने यहीं तक लिखा था। उद्धरण चिन्ह। सुभाष जी बोले, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, ये जिंदगी के दो पहलू हैं। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि भगवान ने आप सबको इतना बड़ा सदमा झेलने की ताकत दी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद सुभाष शेखावत पॉइंट पर आते हुए बोले, दरअसल मिसेस मल्होत्रा, मैं आपकी पोती नित्या का हाथ अपने बेटे धीरज के लिए मांगने आया था। आप तो जानती हैं अब मेरे बेटे की शादी की उम्र हो चली है। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी ने एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर शेखावत, पर आप तो जानते ही हैं शादी करके जिंदगी तो बच्चों को ही बितानी है, इसलिए रिश्ते को लेकर हमारा अपनी पोती पर कोई जोर नहीं है। वो जिसे पसंद करेगी हम उन्हीं से उनका रिश्ता ही करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी उम्र अभी 21 साल है और वो कॉलेज स्टूडेंट है। उद्धरण चिन्ह।
मिस्टर सुभाष एक स्माइल के साथ बोले, जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही समझा, शादी लड़का लड़की की पसंद से ही होनी चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपकी पोती नित्या से मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शीतल जी ने कहा, जी जरूर। शीतल जी ने एक मेड से कहकर नित्या को बुलाने के लिए कह दिया। इतने में आदित्य, दीक्षा और मानव भी वहां पर आ गए। शीतल जी ने सुभाष शेखावत और धीरज शेखावत के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। शीतल जी की बातें सुनकर मानव को शौक ही लग गया था। क्या सच में वो लोग नित्या के लिए रिश्ता लेकर आए थे? पर शादी के लिए अभी नित्या की उम्र कुछ ज्यादा ही कम नहीं थी। आदित्य ने सोचा था कि कम से कम 24-25 साल पर ही वह अपनी बहन के लिए रिश्ता देखेगा। तभी वहां पर नित्या आ गई। डार्क पिंक कलर की एक सुंदर सी फ्रॉक ड्रेस में वह काफी प्यारी लग रही थी। वहां आते ही नित्या की निगाहें मानव पर पड़ी। ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ वह काफी डैशिंग लग रहा था, पर एक नजर देखते ही उसने मानव से अपनी नजरें फेर ली। नित्या ने शीतल जी की तरफ देखते हुए कहा, नित्या बेटा, इनसे मिलो, ये है मिस्टर सुभाष शेखावत और उनका बेटा धीरज शेखावत। मिस्टर सुभाष शेखावत तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। उद्धरण चिन्ह। नित्या दोनों को ग्रीट करती है। नित्या का सरल व्यवहार देखकर सुभाष शेखावत इंप्रेस हो जाते हैं। वैसे तो वे ये शादी अपने फायदे के लिए कर रहे थे, पर अगर बहु सुशील और गुणवान मिल जाए तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं। वैसे भी उन्होंने सुन रखा था बड़े घरों की लड़कियां बड़ी नकचरी और घमंडी किस्म की होती हैं, पर नित्या को देखकर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। शीतल जी ने कहा, नित्या बेटा, सुभाष जी अपने बेटे धीरज का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, पर जैसा कि हमने पहले कहा था, आपको इस रिश्ते पर कोई जोर नहीं है। अगर आप शादी करना चाहती हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं करना चाहती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इस बारे में सोचकर हमें जवाब दे सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। धीरज, जो पहली नजर में नित्या की खूबसूरती देखकर अपना दिल हार बैठा था। इतनी सुंदर और क्यूट लड़की शायद ही उसने कभी देखी हो। वह देख पा रहा था कि मल्होत्रा खानदान की सारी औरतें सब एक से बढ़कर एक गजब की खूबसूरत थी। नित्या ने एक नजर धीरज की तरफ देखा। वैसे तो उसे इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं था, वह पसंद तो अभी भी मानव को ही करती थी, पर तभी उसे मानव की रिजेक्शन याद आई। एक बार नहीं बल्कि कई बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना अपनी फैमिली के लिए ये शादी कर ली जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसके घर वाले उसकी शादी किसी न किसी से तो कराने ही वाले थे। वैसे भी वह मानव को ये दिखाना चाहती थी कि वह उसके लिए मरी नहीं जा रही, वह भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। वही नित्या को शांत देखकर सुभाष जी ने कहा, मिसेस मल्होत्रा, शायद हमें नित्या और धीरज को एक दूसरे को जानने का मौका देना चाहिए। बेटा, तुम दोनों जाकर अकेले में बात कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। तभी नित्या ने कुछ ऐसा कहा जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। नित्या ने एक नजर मानव को घूरते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए तो वहां पर सन्नाटा छा गया। दीक्षा को यकीन नहीं हो रहा था नित्या ने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, जबकि वह उस लड़के को ठीक से जानती तक नहीं थी। आदित्य भी अपनी बहन के डिसीजन से थोड़ा हैरान जरूर था। वही मानव को तो जैसे हार्ट अटैक ही आने वाला था। नित्या अभी मात्र 21 साल की थी और इतनी जल्दी शादी करना चाहती थी, वो भी उस लड़के से जिसे तो वह प्यार करना तो छोड़ो ठीक से जानती तक नहीं थी। वही सुभाष शेखावत और धीरज शेखावत को तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या सचमुच नित्या ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था? शीतल जी ने एक नजर नित्या की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम सीरियस हो ना? तुम और धीरज आज से पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले, क्या तुम्हें नहीं लगता पहले उसे ठीक से जान लो? उद्धरण चिन्ह। नित्या ने जवाब दिया, नहीं दादी माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर धीरज शेखावत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपना फैसला सुनाने के बाद नित्या अपने कमरे की तरफ चली गई। सुभाष शेखावत मन ही मन खुश होते हुए बोले, अब तो आपकी पोती ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है, मुझे यकीन है आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि नित्या ने जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया, जबकि उस पर किसी तरह का फैमिली प्रेशर भी नहीं था, पर हाँ कहने के अलावा उनके पास दूसरा कोई एक्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। सुभाष शेखावत खुश होते हुए बोले, तो फिर ठीक है, हम कल ही पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवा लेंगे। शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। सुभाष शेखावत की अपने बेटे की शादी को लेकर बेकरारी देख मानव को मन ही मन काफी गुस्सा आ रहा था। उनके जाने के बाद दीक्षा, राशि, ईशान और मोहित चारों उसके पास गए। नित्या बिल्कुल शांत थी, न ही अपनी शादी की कोई एक्साइटमेंट हो रही थी उसे और न ही मल्होत्रा पहले से जाने का गम। राशि ने नित्या की तरफ देखकर कहा, नित्या, तुमने इतनी जल्दबाजी में ये फैसला क्यों लिया? वैसे भी उस धीरज शेखावत के बारे में हम ठीक से कुछ भी नहीं जानते, ऐसे में तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले लिया? उद्धरण चिन्ह। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो, पर इस तरह जल्दबाजी में अपनी जिंदगी तो मत खराब करो प्लीज। उद्धरण चिन्ह। कुछ सोचकर मोहित ने कहा, वैसे हम सबको पता था कि कौन किसे पसंद करता था, पर नित्या के बारे में कभी पता नहीं चला वह किसी को पसंद करती है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मन में भी कोई हो, शायद वो लड़का इसे पसंद न करता हो, बस इसी बात का बदला लेने के लिए नित्या ऐसा कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। मोहित की बातें सुनकर नित्या के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ने लगा, क्योंकि उसने बिल्कुल सही गैस किया था। तभी ईशान ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का हमारी प्रिंसेस को पसंद ना करे। उद्धरण चिन्ह। मोहित को ईशान की बातों में भी पॉइंट नजर आई। नित्या ने मन में अपने आप से कहा, सॉरी भाई, सॉरी भाभी, सॉरी राशि, मैं मानव को पसंद करती हूँ, पर ये बात मैं आप में से किसी को नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो ये बात आदित्य भाई तक पहुँच जाएगी और उन्हें ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा नित्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नित्या, तुम जानती हो तुम अपने भाइयों के साथ साथ हम सबकी प्रिंसेस हो। सच कहूँ तो तुम्हारा यूं जल्दबाजी में शादी करने का डिसीजन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर कोई परेशानी की बात है तो तुम हमें बता सकती हो, अभी भी वक्त है, कुछ भी करने से पहले ठीक से सोच लो। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने कहा, मैंने तय कर लिया है भाभी, मुझे ये शादी करनी है। उद्धरण चिन्ह। फिर आगे किसी ने कुछ नहीं कहा, वे सब समझ गए कि उसने तय कर लिया है, अब वह नहीं मानेगी। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर मानव नित्या की तस्वीर को देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम ये सब मेरी वजह से कर रही हो, प्लीज मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो नित्या, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सच कहूँ तो वो धीरज शेखावत मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे। उद्धरण चिन्ह।
सबके बाद आदित्य ने भी नित्या से बात की, पर उसने भी सेम वही जवाब दिया जो उसने बाकी सबको दिया था। अगर मानव ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। वो और मानव दोनों शादी करके कितने खुश होते, पर शायद किस्मत को उनकी जोड़ी मंजूर नहीं थी। अगले दिन सुभाष शेखावत एक बार फिर मल्होत्रा पैलेस आए एक पंडित जी को अपने साथ लेकर। शादी का शुभ मुहूर्त एक हफ्ते बाद था और उसके बाद सीधे 3 साल बाद। ईशान तो मन ठीक मन यही बोल रहा था कि 3 साल बाद शादी की तारीख रखते हैं ताकि तब तक उसकी बहन का मन बदल जाए। पर सुभाष शेखावत के जोर देने पर शादी एक हफ्ते बाद तय की गई। मतलब उनके पास शादी के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। वैसे उनकी जल्दबाजी देखकर शीतल जी और आदित्य दोनों को उन पर डाउट तो हो रहा था। नित्या ने रिक्वेस्ट की कि शादी की बाकी रस्में ना हो तो बेहतर है, वह डायरेक्ट शादी करना चाहती थी। नित्या अपने घर वालों को लगातार झटके पर झटका दिए जा रही थी। सभी हैरान थे उसके डिसीजन सुनकर। आज से ठीक एक हफ्ते बाद मल्होत्रा पैलेस में धीरज शेखावत और नित्या की शादी तय की गई। आज उन सबको रेहान और आराध्या की शादी के लिए जाना था। खुराना पैलेस को आज किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। ठीक शाम को मल्होत्रा फैमिली भी वहां पहुंच चुकी थी। इस शादी में राशि के डैड मिस्टर खन्ना भी शामिल हुए थे, क्योंकि आराध्या राशि की काफी अच्छी दोस्त थी। खुराना फैमिली के कुछ रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। मंडप सज चुका था, पंडित जी भी आ चुके थे। रेहान को रेडी करने की जिम्मेदारी ईशान और मोहित की थी। उसे रेडी करते वक्त रेहान ने मोहित से कहा, भाई अब तू भी अपने लिए लड़की ढूंढ ही ले, अब तो हम दोनों की भी शादी हो चुकी है। आपस में बातें करते हुए मोहित और ईशान रेहान को मंडप पर ले आते हैं। आराध्या को तैयार करने की जिम्मेदारी नित्या और राशि की थी। सारिका जी के दिए लाइट पिंक कलर के लहंगे में आराध्या किसी परी की तरह सुंदर लग रही थी। नित्या और राशि उसे मंडप पर लेकर आए तो रेहान उसे देखता रह गया। वह उसके बगल में बैठ गई। मंत्रोच्चारण के साथ शादी की विधियां आरंभ हुई। वरमाला के बाद आराध्या और रेहान ने 7 फेरे लिए और फिर पंडित जी के कहने पर रेहान ने उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसके मांग में सिंदूर भर दिए। इसी के साथ आराध्या और रेहान हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। उन्होंने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। सबने उनकी शादी पर वेल विशेष दिए। रात के वक्त जब रेहान अपने कमरे में आया तो उसे सब कुछ बदला सा लग रहा था। अब ये कमरा सिर्फ उसका नहीं रह गया था, कोई था एक बेहद खूबसूरत जिसका चेहरा उसे अब रोज इस कमरे में नजर आने वाला था। रेहान ने देखा कि आराध्या एक तरफ खड़ी होकर पूरी डेकोरेशन को निहार रही है जो उनकी वेडिंग नाइट के लिए किए गए थे। वह उसके करीब गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आराध्या पहले तो सकपका जाती है क्योंकि वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। रेहान अपने होंठ उसके कानों के पास ले जाते हुए बोला, डर गई थी क्या? उद्धरण चिन्ह। वह आराध्या को अपने सामने कर लेता है। वह धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, आप इस तरह अचानक आएंगे तो डर तो लगेगा ही ना। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए हंसकर बोला, क्या कहा? आप? तुम मुझे आप कब से बुलाने लगी? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने कहा, तब की बात और भी, पर अब हमारी शादी हो गई है इसलिए मैं तुम्हें अब तुम नहीं बल्कि आप कहकर बुलाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। रेहान हंसते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी मेरी जान। तो बताओ तुम्हें हमारे कमरे की सजावट कैसी लगी? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने थोड़ा ब्लश करते हुए कहा, अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। उसे शर्माता देख रेहान ने उसे थोड़ा टीज करते हुए कहा, तो सिर्फ इस डेकोरेशन को देखते ही रहना है या आगे भी कुछ करने का इरादा है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर आराध्या शर्म से लाल हो गई। जब राशि की बारी थी तब तो उसने राशि को अच्छी तरह चिढ़ा दिया था, पर आज बारी उसकी खुद की आई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि राशि उसे उस दिन वो सब क्यों कह रही थी। आराध्या को शर्माता देख रेहान उसके करीब आकर बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट? तुम नर्वस क्यों हो रही हो? ऐसा तो नहीं है कि हम आज पहली बार मिले हों? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने कहा, हाँ, पर मुझे पता नहीं क्यों पर एक अजीब सी घबराहट हो रही है, ये जानते हुए भी कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने कहा, रिलैक्स, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम वो सब नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा वक्त लो, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। रेहान की इस बात ने आराध्या का दिल जीत लिया। वह उसके सीने से लगते हुए बोली, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मैं पीरियड्स में हूँ, बस इसलिए वो सब अभी नहीं करना चाहती। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम पीरियड्स खत्म होने के बाद मुझे अपने करीब आने दोगी? उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने शर्माते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। रेहान उसे अपनी बाहों में छिपाते हुए बोला, ठीक है, मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उद्धरण चिन्ह। मानव नित्या से बात करना चाहता था और उससे मिलकर वह उसे समझाना चाहता था कि गुस्से में आकर वो ये शादी न करे, इससे उसकी लाइफ बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं होगी। इसी मकसद से आज वह मल्होत्रा पैलेस आया था। राशि के काफी बार पूछने पर नित्या ने मानव के बारे में सब कुछ बता दिया था, पर साथ ही उससे ये प्रॉमिस भी लिया कि इस बारे में वह किसी को कुछ मत बताए। इसलिए सब कुछ जानने के बावजूद भी राशि कुछ नहीं कर पा रही थी। वह अपनी दोस्त के दिए वादे से बंध चुकी थी। वह ईशान तक को इस बारे में नहीं बता सकती थी। मानव को वहाँ राशि नजर आई। उसने नित्या के बारे में पूछा तो राशि ने उसके कमरे की तरफ इशारा किया। मानव उसके कमरे के पास जाकर दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा ऑलरेडी खुला था, इसलिए नित्या उस तरफ देखे बगैर ही बोली, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। जब उसने मुड़कर देखा तो यह मानव था। इस वक्त वह मानव को वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसने उससे मुंह फेरते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मानव उसके पास आकर बोला, नित्या, तुम्हें ये शादी क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। नित्या ने काफी बेरुखी से जवाब दिया, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? उद्धरण चिन्ह। मानव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि वो लड़का धीरज शेखावत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वैसे भी तुम्हारी उम्र कितनी है? सिर्फ 21 साल। तो इतनी जल्दी तुम शादी क्यों कर रही हो? मेरी बात मानो और ये शादी का भूत अपने सिर से उतारो। उद्धरण चिन्ह। नित्या को अब मानव की बातें सुनकर काफी गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उसने जवाब दिया, नहीं उतारना मुझे अपने सिर से ये भूत। सुन लिया आपने, और वैसे भी आप मुझे क्यों रोकना चाहते हैं? प्यार तो आप वैसे भी नहीं करते मुझसे, तो आपको मेरी बातों से क्यों फर्क पड़ना चाहिए? आप चले जाइए यहाँ से, आपकी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। जब जब आपका चेहरा देखती हूँ मुझे अपना रिजेक्शन याद आता है। मेरी किस्मत ही फूटी थी कि मुझे आपसे प्यार हुआ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते कहते नित्या की आंखों में आंसू आ गए थे। सच में वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर बात जब अपने प्यार की आती थी तो नित्या को ऐसा लगता था जैसे कि वह दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की है। और उसे खुद पर गुस्सा इसलिए भी आता था क्योंकि वह मानव से प्यार करती थी।
मानव उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, नित्या प्लीज तुम रो मत। उद्धरण चिन्ह। नित्या उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, वहीं रुक जाए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आपकी झूठी तसल्ली की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे, चुपचाप यहाँ से चले जाए और मेरे पास आने की तो कोशिश भी मत करना। उद्धरण चिन्ह। उसकी तीखी बातें सुनकर मानव वहां से चला गया। उसने नित्या के लिए धीरज शेखावत के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि जब वह ऑलरेडी एंगेज था तो वो नित्या से शादी क्यों कर रहा था। इसका मतलब तो साफ था कि वह नित्या की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था। मानव ने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर वह नित्या की शादी धीरज शेखावत से होने तो बिल्कुल नहीं देगा। पर उसके पास बहुत कम वक्त था। आदित्य और शीतल जी को इतनी जल्दबाजी में वो कुछ समझा नहीं सकता था, इसलिए उसे जो भी करना था बहुत जल्द करना था। पर आदित्य ने सुभाष शेखावत और धीरज शेखावत की सारी जन्मकुंडली निकाल ली थी। उसे पता चल गया था कि वे लोग अपने फायदे के लिए नित्या की शादी धीरज शेखावत से करवाना चाहते थे। पर आदित्य सही वक्त पर उनकी पोल सबके सामने खोलना चाहता था, ताकि वो दोनों किसी को अपना मुंह दिखाने लायक न बचे। उधर मानव ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। नियत समय पर शादी की विधियां शुरू की गईं। नित्या बेमन से मंडप पर बैठी थी, वहीं धीरज शेखावत के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। नित्या जैसी खूबसूरत बीवी पाकर वह काफी ज्यादा खुश था। शादी के सारे रीति रिवाज पूरे करते हुए दोनों वरमाला के बाद 7 फेरे लेते हैं। पंडित जी के इशारे पर धीरज शेखावत नित्या को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग भर देता है। इसी के साथ दोनों हमेशा हमेशा के लिए पति पत्नी बन जाते हैं। आदित्य को लग रहा था कि धीरज शेखावत के बगल में बैठी दुल्हन उसकी बहन नित्या ना होकर धीरज की मंगेतर भावना है। पर जैसे ही वो दुल्हन अपना घूंघट उठाती है, ये देखकर आदित्य हैरान रह जाता है कि वो और कोई नहीं नित्या थी। तभी दूल्हा अपना सेहरा हटाता है तो सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ धीरज शेखावत की जगह मानव था। सब काफी ज्यादा हैरान थे। नित्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उससे शादी करने वाला लड़का धीरज ना होकर मानव था। पर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? वो तो नित्या को रिजेक्ट कर चुका था ना। सुभाष शेखावत काफी गुस्से में बोले, मिसेस मल्होत्रा, ये सब हो क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। मानव सुभाष शेखावत की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वह किसी को कॉल करता है। कुछ बॉडीगार्ड्स एक लड़का और लड़की को पकड़कर वहां ले आते हैं। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि धीरज शेखावत था और वो लड़की उसकी मंगेतर भावना। सभी दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं सुभाष शेखावत के चेहरे का रंग तो उड़ ही जाता है। शीतल जी मानव की तरफ देखते हुए बोली, ये लड़की कौन है बेटा? उद्धरण चिन्ह। मानव ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की भावना इस धीरज शेखावत की मंगेतर है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मानव ने सबके सामने ये खुलासा किया, सबके सब शॉक्ड हो गए, सिवाय आदित्य के, क्योंकि उसे इस बारे में पता चल चुका था। मानव ने सुभाष शेखावत की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर सुभाष शेखावत? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपना सिर झुका लिया था, क्योंकि मानव की कही बातें सच थी। मानव ने कहना जारी रखा, इनकी जल्दबाजी देखकर मुझे दोनों पर बहुत डाउट हुआ। मैंने इनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो पता चला कि धीरज शेखावत तो ऑलरेडी एंगेज्ड है। तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों जानबूझकर नित्या की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी सुभाष शेखावत को गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या मानव की कही बातें सच है मिस्टर शेखावत? उद्धरण चिन्ह। सुभाष शेखावत ने काफी धीरे से कहा, हाँ ये सच है। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी उनकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? जब आपके बेटे का रिश्ता ऑलरेडी तय हो चुका था तो आप हमारी पोती की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह। इसका जवाब भी मानव ने ही दिया। उसने कहा, मैं बताता हूँ दादी माँ। दरअसल मिस्टर सुभाष शेखावत नित्या से अपने बेटे की शादी के जरिए मल्होत्रा ग्रुप से अपने बिजनेस रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, ताकि फ्यूचर में उन्हें इससे काफी फायदा हो। पर अफसोस वे अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी ने काफी गुस्से में सुभाष शेखावत की तरफ देखते हुए कहा, आपकी इस घटिया हरकतों की वजह से हम आपकी रिपोर्ट पुलिस में भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुभाष शेखावत गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्लीज मिसेस मल्होत्रा, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद हम आपको कभी इस शहर में नजर नहीं आएंगे। उद्धरण चिन्ह। आदित्य तीनों को गुस्से से घूरते हुए कहा, आप लोगों ने मल्होत्रा परिवार के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की है। इसकी सजा आप दोनों को मिलकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य के इशारे पर वंश तुरंत पुलिस को कॉल करता है। वे लोग वहां से भागने की भी कोशिश करते हैं, पर आदित्य के बॉडीगार्ड्स उन्हें बाहर जाने से रोक लेते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। ईशान उनकी तरफ देखकर तंज कसते हुए बोला, अब जेल में बैठकर आराम से अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढते रहना। उद्धरण चिन्ह। पुलिस उन्हें वहां से ले जाती है। उनके जाने के बाद मानव आदित्य और शीतल जी की तरफ देखते हुए बोला, दादी माँ, आदित्य प्लीज मुझे माफ कर देना। नित्या को बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, पर आप दोनों की इजाजत से मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैंने नित्या से शादी की है, इसलिए आज से वो मेरी वाइफ है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि मानव उसका दोस्त था और नित्या उसकी छोटी बहन, पर अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो आदित्य को इससे कोई परेशानी नहीं थी। वह अभी भी नहीं जानता था कि नित्या मानव से प्यार करती थी। वहीं राशि दोनों के लिए काफी खुश थी। उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि आखिर में नित्या की शादी उसी से हुई जिससे वह प्यार करती थी। शीतल जी दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों पर बना रहे। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने आदित्य को समझाया भी था कि मानव और नित्या एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। दीक्षा के समझाने पर आदित्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। मानव की कार में बिठाकर नित्या को मल्होत्रा पैलेस से विदा कर दिया। वह और मानव दोनों उसके अपार्टमेंट के लिए निकल चुके थे। भले ही आज दोनों की शादी हो चुकी थी, पर नित्या के चेहरे पर फिर भी वो खुशी नजर नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानव ने उससे शादी सिर्फ उसे बचाने के लिए किया, न कि इसलिए कि वह नित्या से प्यार करता है। एक तरह से तो मानव ने उस पर एहसान ही किया ना। ये सोच कर वह बिल्कुल खामोश हो गई थी। वह और मानव दोनों कार की बैकसीट पर बैठे थे, पर कार के अंदर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। दोनों काफी दूर दूर बैठे थे। नित्या मानव की तरफ देख भी नहीं रही थी और काफी ज्यादा शांत थी। ये देखकर मानव को उसकी फिक्र होने लगी। उसने नित्या से कहा भी, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह।
पर नित्या ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मानव से मुंह फेरते हुए वह खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों उसके अपार्टमेंट के सामने थे। मानव का अपार्टमेंट सिटी के पोश इलाके में मौजूद था और काफी लग्जरियस था। कार के रुकते ही नित्या मानव की तरफ देखे बगैर ही कार से नीचे उतर गई और लिफ्ट से होते हुए उसके अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मानव भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसके दरवाजा खोलते ही नित्या अंदर चली गई। मानव अंदर जाकर दरवाजा बंद करते हुए नित्या की तरफ देखकर बोला, नित्या, तुम मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है? प्लीज बताओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने एक नजर मानव को गुस्से से घूरा और कहा, आपने मुझसे क्यों शादी की? उद्धरण चिन्ह। मानव नित्या का यह सवाल सुनकर काफी हैरान हुआ। क्या वो नित्या नहीं थी जो उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी? उसने नित्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी? उद्धरण चिन्ह। नित्या ने उसकी तरफ घूरते हुए दोबारा कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। मानव ने कहा, तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये शादी की। उद्धरण चिन्ह। उसके इस जवाब ने नित्या के पारे को चढ़ा दिया। वह काफी बेरुखी से बोली, इस मेहरबानी की क्या जरूरत थी? होने देते मेरी जिंदगी बर्बाद। मुझे बचाने के चक्कर में आपने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर ली? उद्धरण चिन्ह। मानव उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सख्त होकर बोला, तुम हमेशा मुझसे चिढ़ती क्यों रहती हो? क्या मुझसे जरा सा प्यार से पेश नहीं आ सकती? वैसे तो बड़े लंबे चौड़े दावे कर रही थी कि तुम्हें मुझसे बेइंतहान प्यार है, पर क्या बेइंतहान प्यार ऐसा दिखता है? उद्धरण चिन्ह। नित्या को अब काफी गुस्सा आ गया। वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, बेइंतहान प्यार चाहे जैसा भी दिखता हो, उससे आपको क्या? वैसे भी अपना प्यार दिखाने का मौका आपने कभी दिया ही कहा मुझे? क्या वो आप नहीं थे जिसने मुझे रिजेक्ट किया था? एक बार नहीं कई बार। अपने प्यार की खातिर आपसे गिड़गिड़ाई हूँ मैं, पर फिर भी आपने किसी पत्थर दिल की तरह मेरे प्यार को रौंद डाला। शायद आपको पता नहीं होगा, पर मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दर्द आपकी वजह से सहा है, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी मिस्टर मानव कपूर, कभी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर नित्या रोते हुए बेडरूम में चली गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मानव उसे रोकते हुए बोला, नित्या, प्लीज मेरी बात तो सुनो। उद्धरण चिन्ह। पर नित्या ने उसकी एक ना सुनी। आज नित्या की तकलीफ देखकर मानव की भी आंखें नम हो चुकी थी। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। उसके पास रीजंस थे। थोड़ी देर बाद जब वह अपने कमरे की तरफ आया तो देखा दरवाजा खुला था, इसलिए वह सीधे अंदर आ गया। नित्या अभी भी अपनी शादी के जोड़े में बेड पर गुमसुम और उदास बैठी थी। ये किस्मत पता नहीं उसके साथ क्या खेल खेल रही थी। मानव उसके पास आया और धीरे से बोला, क्लोजेट रूम में तुम्हारा सारा सामान मौजूद है। मैंने मल्होत्रा पैलेस से तुम्हारे सामान मंगवाकर यहाँ रखवा दिए हैं। जाओ, जाकर कपड़े चेंज कर लो। उद्धरण चिन्ह। नित्या बेड से उठ गई और मानव की तरफ देखे बगैर ही क्लोजेट रूम में चली गई। उसका बार बार यूं बेरुखी जताना मानव के दिल को तकलीफ पहुंचाने का काम कर रहा था, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। नित्या की नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल जायज थी। अपने कपड़े बदल कर जब मानव ड्रेसिंग मिरर के सामने अपने बाल सेट कर रहा था तभी नित्या अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। उसने लाइट ब्लू कलर का सिल्क का प्रिंसेस नाइट गाउन पहना हुआ था जो उस पर काफी खूबसूरत लग रहा था। मानव एक बार के लिए उसे देखता रह गया क्योंकि वह बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। नित्या से नजरें हटाते हुए वह किचन में आ गया। यह एक तरह का बड़ा और ओपन किचन था जिसका इंटीरियर काफी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक था। नित्या को खासकर ऐसे किचन बहुत पसंद आते थे। मानव नित्या और अपने लिए डिनर प्रिपेयर करने लगा। आज के भाग दौड़ की वजह से नित्या को इस वक्त काफी ज्यादा भूख लग रही थी, पर उसका ईगो बीच में आ रहा था, इसलिए न चाहते हुए भी वह अपनी भूख बर्दाश्त कर रही थी। तभी अचानक पावर कट की वजह से वहां पर अंधेरा छा गया। नित्या बेडरूम में अकेली थी और उसे अंधेरे से काफी डर लगता था। वह डर के मारे चिल्ला उठती है। मानव जानता था कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वह अपना कुकिंग छोड़कर बेडरूम में आ गया। इस वक्त नित्या के लिए उसका डर उस पर हावी हो रहा था, इसलिए मानव को एक नजर देखते ही वह उसके सीने से लग जाती है। मानव के लिए ये काफी ज्यादा हैरानी भरा पल था। उसने अपना एक हाथ नित्या की पीठ पर रख दिया। मानव के चेहरे पर इस वक्त एक सेटिस्फेक्शन थी। इतनी लड़ाई और बेरुखी के बाद चलो वह उसके करीब तो आई। मानव इस पल को एंजॉय कर ही रहा था कि तभी लाइट आ गई और नित्या एकदम से मानव से अलग हो गई। मानव मन उस आदमी को कोस रहा था जिसने पावर सप्लाई चालू करवाई। नित्या ने एम्बेरसमेंट से बचने के लिए कहा, वो मुझे अंधेरे में घबराहट होती है इसलिए। उद्धरण चिन्ह। मानव उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। उद्धरण चिन्ह। नित्या एक बार फिर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या सच में मानव को उससे रिलेटेड ऐसी छोटी छोटी बातें भी पता थी? पर कैसे? वह सोच ही रही थी कि तभी मानव की आवाज आई, तुम्हें भूख लगी होगी, बस 5 मिनट और मैंने डिनर रेडी कर ही लिया है। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने हाँ में सिर हिला दिया और मानव वहां से किचन की तरफ चला गया। इस वक्त नित्या को अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो खाने की ही थी। करीब 10 मिनट बाद जब वह डाइनिंग एरिया में आई तो मानव ने सारी डिशेस टेबल पर सजा दी थी। देखने में तो सारा खाना लाजवाब लग रहा था। नित्या को पता था कि मानव की कुकिंग स्किल बहुत अच्छी है। वहीं अगर इस मामले में नित्या की बात की जाए तो वह बिल्कुल अपोजिट थी। अगर कभी वह किचन में कदम भी रख लेती थी जो ये जंग का मैदान बन जाता था। नित्या अपने चेयर पर बैठ गई। वह देख पा रही थी कि सब कुछ उसकी पसंद का बना हुआ है। आलू के पराठे, शाही पनीर, दाल मखनी, राजमा चावल, सब कुछ। नित्या ने अपनी प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि मुझे खाने में ये सब पसंद है? उद्धरण चिन्ह। असल में मानव को नित्या से जो हर छोटी बड़ी बात पता थी, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, नहीं तो मुझे नहीं पता तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैंने बस ऐसे ही बना दिया। नित्या एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोली, हम कैसे भी पता होगा? उद्धरण चिन्ह। नित्या का तंज सुनकर एक बार फिर मानव के दिल को तकलीफ पहुंची, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने काफी सारा खाना गया। वैसे तो उसका टारगेट ये था कि वह आधा से ज्यादा खाना खुद ही खा लेता कि मानव को खाने का मौका न मिले, पर अपने पेट का भी तो ख्याल रखना था उसे, इसलिए उसने अपनी लिमिट का ध्यान रखा। डिनर के बाद वह कमरे में वापस आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ सोए। वह मानव के साथ तो बेड बिल्कुल शेयर करने वाली नहीं थी। थोड़ी देर में मानव अपने साथ दूध का गिलास लेकर वहां आ गया। नित्या ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मेरा बेडरूम कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मानव ने दूध का गिलास साइड में रखते हुए कहा, जहाँ तुम खड़ी हो वही तुम्हारा बेडरूम है। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, पर ये तो आपका बेडरूम है, फिर मेरा कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह।
नित्या की बातें सुनकर मानव अब पूरी तरह से चिढ़ चुका था। वह एकदम से उसके करीब आया और उसकी बाहों को काफी जोर से पकड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मुझे तंग करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें मेरी हर बात पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाना होता है? पहले तो ऐसे नहीं थी तुम। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने गुस्से में मानव का हाथ झटकते हुए कहा, ये सवाल करने वाले आप होते कौन है? इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। उद्धरण चिन्ह। अब मानव का सब्र जवाब दे गया था। वह गुस्से में नित्या की तरफ बढ़ने लगा। उसका यह रूप देखकर नित्या की धड़कनें तेज हो गईं और वह पीछे की तरफ खिसकने लगी। वह घबराहट में मानव को वार्न करते हुए बोली, देखिए, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना वरना। उद्धरण चिन्ह। अब नित्या के पास पीछे खिसकने की जगह नहीं बची थी, इसलिए वह बिल्कुल वॉल से सट चुकी थी। मानव उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद करते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, बताओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मानव उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, स्पीक अप। उद्धरण चिन्ह। नित्या डर के मारे कांप गई। उसने आज से पहले कभी मानव का गुस्सा नहीं देखा था। सिर्फ वो थी जो मानव को ताने मारती आई थी। मानव उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, आंखें खोलो अपनी। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिस पर इस वक्त आंसू भर चुके थे, जिन्हें वो रोकने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। मानव काफी कठोर लहजे में बोला, ये बात कान खोलकर सुन लो। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए इस कमरे के साथ साथ ये बेड भी हम दोनों को ही शेयर करना है। चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो चाहे ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। नित्या उससे मुंह फेरते हुए गुस्से में बोली, कभी नहीं। मैं आपके साथ ये बेड तो क्या ये रूम भी शेयर नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। मानव गुस्से में थोड़ी देर तो नित्या को घूरता रहा, फिर एकदम से उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। नित्या को डर लग रहा था कहीं मानव गुस्से में उसके साथ कुछ करना दे। वह छटपटाने की कोशिश करती है तो मानव उसके दोनों हाथों को ऊपर करके बेड पर पुश कर देता है। वह काफी गुस्से में नित्या की तरफ देखने लगा। वह गुस्से में बोला, ये तुम्हारी क्या बचपना है नित्या? क्या तुम कभी ठीक से नहीं रह सकती? उद्धरण चिन्ह। अब नित्या के लिए अपने आंसू रोकना बहुत मुश्किल था। उसके आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बोली, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? चली तो गई थी ना आपसे दूर, आपका पीछा भी छोड़ दिया था, फिर अपनी जिंदगी में दोबारा क्यों ले आए आप? मानती हूँ मुझसे प्यार नहीं है, पर मेरे प्यार का मजाक बनाने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? उद्धरण चिन्ह। नित्या लगातार रो रही थी। उसकी आंखें, नाक और पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। उसकी हालत देखकर मानव को अपने दिल में एक दर्द सा होने लगा। उसे यूं रोता देखकर मानव ने उसे छोड़ दिया और उसके ऊपर से हट भी गया। नित्या ने मानव से मुंह फेर लिया और ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए सिसकने लगी। काफी देर बाद उसे नित्या की सिसकने की आवाज आनी बंद हुई। उसके सोने के बाद मानव ने उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाया और उसे गौर से देखने लगा। रोने की वजह से उसका मासूम सा छोटा चेहरा सूज गया था। वह नीचे झुककर नित्या के गालों को प्यार से चूम लेता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह जब मानव की आंखें खुली तो नित्या उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। वह धीरे से नित्या की तरफ झुककर उसके होठों को आहिस्ते से चूम कर बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। उद्धरण चिन्ह। वह नित्या को अलग करके धीरे से उठ गया। फ्रेश होने के बाद वह रेडी होकर ब्रेकफास्ट बनाने किचन में चला गया। नित्या की नींद करीब 8 बजे खुली। वह अपनी आंखें मलते हुए जैसे ही कमरे को देखती है, वह एक पल को हैरान रह जाती है, क्योंकि ये उसका कमरा नहीं था। तभी उसे याद आया कि अब उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए वह मानव के अपार्टमेंट में है। वह बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। वहां से वह सीधे कॉलेज के लिए रेडी होकर बाहर आई। ब्लू कलर की हॉल्टर नेक टॉप और नीचे ब्लू जीन्स में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपने बालों का उसने हाई पोनीटेल बनाया हुआ था। होठों पर लाइट पिंक कलर की लिप बाम के साथ वह कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। वह जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसकी निगाहें किचन में एप्रॉन पहनकर ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे मानव पर जाती है। वह काफी फोकस के साथ कुकिंग कर रहा था। लाइट ब्लू कलर की फॉर्मल शर्ट और नीचे डार्क ब्लू पैंट के कॉम्बिनेशन में वह बेहद हैंडसम लग रहा था। अपना ब्लेजर उसने डाइनिंग टेबल की चेयर पर रख दिया था। नित्या उसकी तरफ देखती रह गई। सलीके से सेट किए उसके बाल, तीखे नैन नक्श, पतले गुलाबी होंठ और परफेक्ट जॉलाइन। कोई उसे देखकर कह सकता था कि ये गजब का हैंडसम आदमी कोई एक्टर या मॉडल नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। मानव नित्या के लिए ऑरेंज जूस बनाते हुए बोला, ब्रेकफास्ट के लिए बैठोगी भी या आज ऐसे ही मुझे खड़े होकर देखते रहने का इरादा है? उद्धरण चिन्ह। मानव की आवाज सुनकर नित्या हड़बड़ा गई। मानव सर्विंग बाउल ले आता है। नित्या उससे नजरें हटाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। उद्धरण चिन्ह। मानव उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोला, इट्स ऑलराइट, मुझे देखना का तुम्हें पूरा हक है। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड, और तुम तो मुझसे प्यार भी करती हो। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने मानव पर तंज कसते हुए कहा, हाँ सही कहा, मैं आपसे प्यार जरूर करती हूँ, पर देखिए ना मेरी किस्मत भी कितनी फूटी है। जिस शख्स से प्यार करती थी उससे मेरी शादी तो हो गई, पर अफसोस वो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता है। उद्धरण चिन्ह। मानव नित्या की बातें सुनता रह गया। उसे जरा गुस्सा आ गया, क्योंकि नित्या उसके बारे में न जाने क्या क्या गलतफहमियां पाले बैठी थी। वह नित्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। उसकी इस हरकत से नित्या इरिटेट हो जाती है। वह कसम खाकर उसकी गोद से उठने को होती है कि वह नित्या की कमर मजबूती से पकड़कर उसे उठने नहीं देता। नित्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, मुझ पर अपना जोर आजमाने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं अपने भाई के पास चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मानव उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब बताओ क्या बोल रही थी तुम? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, है ना? पर तुम्हें ये बात कैसे पता चली? उद्धरण चिन्ह। मानव को इतना कॉन्फिडेंट देखकर नित्या काफी हैरान थी, पर उसने अपनी आंखों से मानव को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए देखा था और दोनों को हक करते हुए भी देखा था। नित्या ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे आप बहुत प्यार भी करते हैं, मैंने आप दोनों को मिलते हुए भी देखा है। उद्धरण चिन्ह। नित्या की बातें सुनकर मानव काफी ज्यादा हैरान था। तभी उसे जैसे कुछ रिकॉल हुआ। उसने अपना फोन निकाला और उसमें से एक ग्रुप फोटो निकालते हुए नित्या की तरफ दिखाकर बोला, क्या तुम इस लड़की की बात कर रही हो? नित्या ने हाँ में सिर हिला दिया। मानव अपना फोन वापस रखकर नित्या की तरफ घूरते हुए बोला, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरी कुलीग डॉक्टर शनाया है।
हम एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। मैं और डॉक्टर शनाया काफी अच्छे दोस्त हैं। बट आई एम सॉरी टू से, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मानव की बातें सुनकर नित्या बिल्कुल शांत हो गई। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि मानव किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद उसने उससे शादी की, सिर्फ इसलिए वह मानव पर भड़क रही थी। पर अब उसे अपने बिहेवियर के लिए पछतावा हो रहा था। नित्या ने एक नजर मानव के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह अपनी नजरें झुका लेती है और शांत हो जाती है। मानव नित्या के चेहरे पर गिल्ट साफ साफ देख पा रहा था। वह उसके मासूम चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कल तुम पहली बार अपने घर और घर वालों से दूर थी। मुझे तुम्हारे इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने अपनी टिमटिमाती आंखों से मानव को देखा और धीरे से बोली, वो मुझे भूख लगी है, क्या मैं अपनी ब्रेकफास्ट खत्म कर लूं? उद्धरण चिन्ह। मानव हाँ में सिर हिला देता है और नित्या को वापस उसकी चेयर पर बिठा देता है। वह अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती है। मानव उसकी तरफ ऑरेंज जूस बांटते हुए बोला, लो पियो इसे, इस जूस से तुम्हें दिन भर एनर्जेटिक रहने की ताकत मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। नित्या बिना किसी नाक नुक्कड़ के वो जूस पी लेती है। मानव की निगाहें उस पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वह आज क्यूट लगने के साथ साथ काफी खूबसूरत लग रही थी। जूस पीने के बाद वो ग्लास टेबल पर रख देती है। मानव टिश्यू पेपर उठाकर धीरे से नित्या के मुंह पर लगे जूस साफ कर देता है। नित्या को मानव से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वह अपनी चेयर से उठकर अपना बैकपैक उठाते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है, मैं निकलती हूँ, बाय। उद्धरण चिन्ह। नित्या आगे बढ़ती, उससे पहले ही मानव उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। वह नित्या के लिए प्रिपेयर किया टिफिन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पहला अपना लंच बॉक्स रख लो, तुम्हें बाहर के अनहेल्दी खाने से बचना चाहिए। मैं भी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने टिफिन बॉक्स रखते हुए कहा, इट्स ओके, आप परेशान मत होइए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मानव उसे मना करते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। अगर आदित्य को यह पता चलेगा कि मैं उसकी बहन का ठीक से ख्याल नहीं रख रहा तो मुझे वो नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मानव की बातें सुनकर नित्या मन ही मन स्माइल कर देती है। वे दोनों नीचे कार में आ जाते हैं। नित्या कार का दरवाजा खोलकर हड़बड़ा कर बैठने को होती है, इसलिए मानव उसके सिर पर हाथ रख देता है ताकि नित्या को कोई चोट न आए। वह अपने दूसरे हाथ से उसे साइड से पकड़ते हुए बोला, आराम से। उद्धरण चिन्ह। नित्या अंदर बैठ जाती है। मानव ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और दोनों नित्या के कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर नित्या छिप छिप कर मानव को देखे जा रही थी। उसकी इन हरकतों से मानव पूरी तरह से वाकिफ था, पर वह नित्या को एम्बेरस नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं कह रहा था। नित्या को कॉलेज छोड़ने के बाद वह अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं ईशान भी राशि को कॉलेज छोड़कर कंपनी के लिए निकल जाता है। आदित्य के कहने पर मोहित ने मल्होत्रा ग्रुप की होटल चेन मल्होत्रा होटल ग्रुप की कमान संभाल ली थी। पिछले काफी सालों से यह होटल चेन लॉस कर रहा था। इसे किसी बेहतर लीडर की जरूरत थी। आदित्य जानता था उसके भाई मोहित में ये पोटेंशियल है, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी मोहित को सौंप दी थी। पिछले 1 महीने से वह मल्होत्रा होटल ग्रुप के सीईओ की कमान संभाल रहा था। अपनी पोजीशन ज्वाइन करते ही उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया था और उसकी तब्दीलियां काम भी कर रहे थे। मोहित को अब अपने लिए एक काबिल असिस्टेंट की जरूरत थी। उसके लिए खुशी की बात यह थी कि आज उसे वो काबिल असिस्टेंट मिलने वाला था। सिलेक्शन कमेटी ने उसका चुनाव कर लिया था। मोहित अपने कैबिन में बैठकर कुछ फाइल्स रीड कर रहा था, तभी उसके पास इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट का कॉल आ गया। मोहित ने कॉल पिक किया और उसकी बातें सुनकर जवाब दिया, ठीक है, उसे मेरे कैबिन में भेज दो। उद्धरण चिन्ह। करीब 10 मिनट के अंदर उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। मोहित ने ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, प्लीज कम इन। उद्धरण चिन्ह। वो शख्स अंदर आया, पर मोहित की निगाहें जैसे ही उस पर पड़ी, हैरानी में उसकी आंखें बाहर आ जाने को हुई। वह अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और हैरानी में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सामने खड़ी लड़की ने मोहित की तरफ देखकर मासूम बनते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं मिस रूहानी भाटिया हूँ, आपकी नई असिस्टेंट। उद्धरण चिन्ह। मोहित अपनी चेयर से उठकर रूहानी के पास आ गया और उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तुम यूएस से मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, तुम सच में काफी ढीठ लड़की हो। उद्धरण चिन्ह। रूहानी मोहित की तरफ देखते हुए बोली, अब इसमें मैं क्या करूँ अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मुझे पता चला कि तुम मल्होत्रा होटल ग्रुप की सीईओ बन गए हो, और जब ये पता चला कि तुम्हें एक काबिल असिस्टेंट की जरूरत है तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मदद कर दी जाए मिस्टर सहगल। मोहित ने उसकी तरफ घूरते हुए सिलेक्शन कमेटी को वहां पर बुलाया। उसने गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहा, इस लड़की को मेरे असिस्टेंट के लिए किसने सिलेक्ट किया? तुरंत फायर करो इसे और मेरे लिए एक नया असिस्टेंट ढूंढो। मुझे मेरे आसपास काबिल लोग चाहिए, फालतू लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोहित ने इनडायरेक्टली रूहानी की इंसल्ट कर दी थी। रूहानी जानती थी मोहित ये सब क्यों कर रहा था। सिलेक्शन कमेटी में एक आदमी ने कहा, वी आर रियली सॉरी सर, पर मिस भाटिया को पूरे टेस्ट प्रोसेस के बाद ही हायर किया गया है। इनफैक्ट उन्होंने बाकी कैंडिडेट से काफी अच्छे मार्क्स अपने इंटरव्यू में हासिल किए हैं। उन्हें फायर करने का हमारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोहित थोड़ी देर के लिए तो शांत रहा, फिर सिलेक्शन कमेटी को वहां से जाने के लिए कह देता है। रूहानी भाटिया को उसका काम समझा दिया जाता है। एक्चुअली मोहित और रूहानी यूएस में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, दोनों क्लासमेट भी थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती की पहल रूहानी ने ही की थी। धीरे धीरे उसे मोहित से प्यार हो गया, पर मोहित इस रिश्ते में आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, इसलिए रूहानी उसके पीछे पड़ी थी। शाम के करीब 7 बजे जब मानव हॉस्पिटल से निकला तब उसे नित्या का ख्याल आया। कुछ सोचकर उसने उसे कॉल किया, पर नित्या का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मानव को काफी हैरानी हुई। उसने 2-3 बार और ट्राई किया, पर हर बार फोन स्विच ऑफ ही आया। वह नित्या के लिए थोड़ा परेशान हो गया। अगर वह अपार्टमेंट पर भी तो उसका फोन स्विच ऑफ होना इम्पॉसिबल था। उसने अपने फोन पर अपार्टमेंट का सीसीटीवी कैमरा चेक किया। दरअसल अपार्टमेंट की सीसीटीवी मानव के फोन से कनेक्टेड था, इस वजह से वह उन फुटेजेस को आराम से एक्सेस कर सकता था।